जैसा कि अब आप शाहजहाँपुर में रह रहे हैं और संभल से दूरी थोड़ी बढ़ गई है, तो आप संभल को या संभल के किन लोगों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? हाँ, देखिए उस दौरान जब मैं यहाँ पर संभल में था और जो वो दिन जो नौजवानी के भी दिन थे और जद्दोजहद के भी दिन थे, जी, तो उस दौरान जो लोग मेरे साथ में थे, वो दिन होते हैं जब जिस दौरान लोग जो है वो गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। बड़ी कच्ची सी उम्र जो होती है, गलत सोहबत। गलत सोहबत भी इख्तियार कर सकते हैं, गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा अल्लाह का शुक्र ऐसा रहा और घर की तरबियत और घर की देखभाल कुछ इस तरह की रही कि कहीं भी लाइन कहीं भी भटकी नहीं। और जिन दिनों में लोग अपना वक्त जो है बहुत सारे खेलों में गुजारते हैं या और तरह तरह के शौक में गुजारते हैं, मेरा जो रुझान रहा वो शुरू से ही ऐसे लोगों के साथ और ऐसी बातों की तरफ रहा जहाँ से कुछ ना कुछ इल्म हासिल हो या कोई अच्छी सीख मिल सके। जी, और ये अल्लाह का शुक्र रहा कि ये करम है कि ऐसे ही दोस्त अहबाब सब जो मिले वो सब इसी तरह के मिले जो किसी गलत फील्ड में नहीं थे। संभल से आपका जाना शाहजहाँपुर हुआ गवर्नमेंट जॉब की वजह से। वहाँ जाकर अपने आप को एस्टेब्लिश करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना अलग-अलग फील्ड में, कितना मुश्किल रहा आपके लिए? हाँ, देखिए थोड़ा-सा मुश्किल तो होती है जब हम किसी नए शहर में जाते हैं तो। बिल्कुल। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात ये है कि शाहजहाँपुर शहर जो था वो हमारे लिए नया नहीं था। तो उसकी वजह ये रही कि जिस फैक्ट्री में मेरी अब जॉब है ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में, उसमें नाना भी जॉब किया करते थे किसी ज़माने में। फिर वो रिटायर हुए या उन्हीं के शायद टाइम में हमारे जो मामू जान थे, जी, वो भी उसी फैक्ट्री में जॉब किया करते थे। और जिस वक़्त मैं वहाँ पर ट्रेनिंग मैंने की है तब हमारे मामू वहाँ पर सर्विस में थे। सर्विस में। और उनकी मेहनत और उनकी जो उन्होंने डायरेक्शन दिया या जो उन्होंने जद्दोजहद की। जद्दोजहद की, उसमें जो है हमें उसकी उनकी मदद मिली उस जॉब के दौरान। और उन्होंने काफ़ी ऑब्लाइज़ किया, जिस तरह से भी वो कर सकते थे। बहरहाल उनकी ये मोहब्बत है कि उनकी वो उसमें जो है जब मैं जॉब करने लगा, फिर वो रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के बहुत दिन बाद फिर मेरी जॉब वहाँ पर लगी। बहरहाल ये एक अलग बात है। अब अगर हम दूसरी तरफ आते हैं कि और जो बाकी लोग जो एक शौक से जुड़े हुए जो लोग थे, दोस्त अहबाब जो हैं, तो वहाँ एक तो ये है कि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में भी जो लोग मेरे आसपास रहे, जो कलीग जिनको कहते हैं, जो साथ में काम करते हैं जो लोग, वो सब लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर। और शाहजहाँपुर में जो मैंने देखा वहाँ के जो लोग हैं, वो बाहर के जो लोग हैं उनको बजाय इसके कि वो उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव करें, बल्कि मोहब्बत से पेश आते हैं और मोहब्बत देते हैं। तो इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उनसे मोहब्बत मिली और टैलेंट की भी कदर करते हैं, बिल्कुल। जिसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि इसके लड़के के अंदर ये ऐसा-ऐसा ये टैलेंट है, तो उसमें कहीं न कहीं उन लोगों ने मदद ही की। बिल्कुल। अब वो एक अलग बात है कि कुछ ये मेरे साथ में कुछ मेरा बैड लक कह सकते हैं आप या जो भी है, कि किसी भी चीज़ के लिए पहले मैं जो है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर उठता हूँ जी, और फिर कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई कभी लोगों की वजह से या कभी और किसी दूसरी वजह से फिर एकदम डाउनफॉल आ जाता है। क्या आपको थिएटर छोड़ने का आज अफ़सोस होता है? हाँ, थिएटर का मुझे अफ़सोस होता है, लेकिन थिएटर छोड़ने के पीछे एक तो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ रहीं। थिएटर जिस टाइम तक किया करते थे उस वक़्त तक शादी नहीं हुई थी। हुँ, उसके बाद जैसे ही शादी हुई तो चूँकि वहाँ पर हम अकेले ही मैं वहाँ रहता था, हुँ, तो उसमें बहुत सारी घरेलू परेशानियाँ इस तरह की थीं कि उसमें थिएटर में वक़्त नहीं दे पाए अच्छा, और थिएटर के लिए वक़्त बहुत चाहिए था। बहुत चाहिए। और शायरी की तरफ जो रुझान बढ़ा, वो इसलिए बढ़ा कि उसमें वक़्त अलग से कहीं नहीं देना था, घर में से ही निकाल बल्कि उसमें दिमाग में कुछ चल रहा है, कोई कोई चीज़ सामने आ गई, उस पे कोई शेर हो गया या तो पेपर कोई, पे उतार लिया। तो वो साथ-साथ चलता रहा। थिएटर को मेरे वहाँ पर नुकसान पहुँचा और उसमें ब्रेक लग गया एक लेकिन तरह से। आपके बाद मैंने थिएटर किया शाहजहाँपुर में हुँ, और उसी संस्था में किया। हुँ, तो मैंने जितना आपके बारे में सुना, लोग ये कहते रहे कि शारिक बहुत टैलेंटेड थे। हुँ, शारिक ने जो कैरेक्टर जो किए हैं, जो किरदार वहाँ पर किए हैं, वो आज भी यादगार हैं। हुँ, राजेश जी के जैसे प्ले लिखे हुए हैं, उन्होंने उनकी किताबें भी का विमोचन किया था। हुँ। तो उसमें भी आपका नाम सबसे ऊपर शारिक सैयद बड़े एहतराम के साथ आज भी वहाँ की किताबों में मौजूद है। उनकी मोहब्बत है, मैं इसमें अपने लिए मैं खुद तो कुछ नहीं कह सकता। राजेश जी जो इंजीनियर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हमारे, उन्होंने ये कहा कि वो कैरेक्टर मैंने शारिक को देखकर लिखा था। हो सकता है ये मेरे सामने बात खैर नहीं आई, आपके सामने इस टाइप की कोई बात हुई होगी। जी, बहरहाल मुझे तो इस बात का इल्म नहीं है। मैं तो एक बहुत मामूली सा बहुत छोटा सा अपने आप को आर्टिस्ट समझते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी टीम होती है अभिव्यक्ति की, उस वक्त हमारे टाइम में भी बहुत बड़ी टीम बड़ी थी टीम थी। और अभिव्यक्ति आज भी बहुत अच्छी संस्थाओं में लेकिन शुमार की अभिव्यक्ति के जाती है। अंदर एक खासियत है कि कलाकार छोटा हो या बड़ा हो, वो उन पर पूरी तवज्जो देते हैं हाँ बिल्कुल, और इतनी बहुत। बारीकी से सिखाते हैं। और शायद यही वजह है कि आज की डेट में एनएसडी में
और बीएनए और आईएफटीएम जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर सबसे ज्यादा हमारे अभिव्यक्ति नाट्य मंच के लोग पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। वो जिसके लिए शमीम आजाद साहब और कृष्णा दादा। अभिव्यक्ति तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अभिव्यक्ति एक संस्था ही नहीं है, बल्कि वो तो एक इंस्टीट्यूट बन गया है। इंस्टीट्यूट बन चुका है। सबसे ज़्यादा, जैसा अभी आपने खुद ही कहा कि जितने भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो भी आगे हैं, एनएसडी हुआ, श्री राम सेंटर हुआ, जी, बीएनए हुआ, इन सब जगहों पर जिस तादाद में लोग निकल करके गए हैं, वो उसमें अभिव्यक्ति से ही सबसे ज़्यादा लोग अभिव्यक्ति गए हैं। तो इसका श्रेय पूरा अभिव्यक्ति को जाता है कि उसने बहुत सारे कलाकार दिए हैं जो आज अपने कहीं ना कहीं या तो बॉलीवुड में जद्दोजहद कर रहे हैं या फिर एस्टेब्लिश हो चुके हैं। आज की डेट में आप अपने आप को किस किरदार में फिट समझते हैं, शायर, थिएटर आर्टिस्ट या राजनीतिक नेता? हाँ देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। थिएटर तो चूंकि छूट ही चुका है, लेकिन ये एक अलग बात है कि थिएटर से आज भी मुझे मोहब्बत है। मैं वक्त की कमी की वजह से या किसी भी वजह से बाकायदा थिएटर में प्रैक्टिकली कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन थिएटर से जुड़ाव आज भी महसूस करता हूँ। उसके अलावा अब ये है कि उसका विकल्प किसने ले ली, उसकी जगह किसने ले ली। अगर ये बात की जाए तो फिर शायरी की तरफ मेरा रुझान फिर ज़्यादा हुआ, और एक फिर और तरफ मेरा रुझान जो नौकरी में जाकर के हुआ, जो वहाँ की एक ज़रूरत भी है कि हमारे यहाँ कर्मचारी मजदूर राजनीति जो होती है, उसमें फिर मेरा रुझान उस तरफ ज़्यादा बढ़ा। तो एक किरदार, हाँ, शायर कह सकते हैं आपको? अब मैं खुद तो कुछ भी अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन आपके सवाल के जवाब में मुझे ये सब कुछ नहीं, मुझे लगता है कि कुछ भी सुनना तो बड़ा मुश्किल है। लोग, हाँ, जिसका दिल आता है वो कर्मचारी नेता के तौर पे भी मुखातिब कर लेता है, और जिसका दिल आता है वो एक शायर के तौर पे भी कह सकता है। बहरहाल मैं तो अपने आप को किसी लायक भी नहीं समझता, और ना कहना मुझे शायद मेरे लिए ठीक होगा। अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये सवाल मैंने इनसे इसलिए पूछा, मैं जानना चाहता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शाहजहांपुर में एक अच्छे थिएटर आर्टिस्ट, एक अच्छे शायर और एक राजनीतिक नेता के रूप में इनकी जो है पहचान है, और लोग इन्हें अलग अलग नाम में महारत जो हासिल करे हुए लोग हैं उनमें इनकी शुमार होती है। मैं इसमें यहाँ पर ये एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि जब नौकरी जब लग गई और उसके बाद जब वहाँ का माहौल देखा कि ये जो एक मजदूर राजनीति है ये भी बहुत अहमियत रखती है यहाँ पर नौकरी के दौरान, तो मेरा रुझान उधर हुआ। और फिर एक और मुश्किल पेश आ गई कि जब हमारी नौकरी लगी थी तो उस वक्त पुरानी पेंशन जो थी वो बंद हो चुकी थी। 2004 में जब हमारी नौकरी लगी, और ठीक ये उसी वक्त लगी जब पेंशन बंद कर दी गई और नई पेंशन के तहत हमारी नौकरी लगी वहाँ पर। जबकि हम जो थे, जिस पीरियड में हमने ट्रेनिंग की थी या जब हमारी नौकरी लग सकती थी, वो टाइम ऐसा था कि जब पुरानी पेंशन लागू चल रही थी और नई पेंशन लागू नहीं हुई थी। लेकिन ये एक इत्तेफाक है कि जब ज्वाइनिंग दी गई तब नई पेंशन आ चुकी थी। जैसे जैसे वक्त गुजरा तब ये समझ में आया कि नई पेंशन जो है ये हमारे लिए मुफीद नहीं है, और ये बड़ा बुरा हुआ हमारे साथ में। तो मैंने कहीं ना कहीं उस मुद्दे को पकड़ लिया। हमारे जो बड़े संगठन थे, मजदूर संगठन जिनको हम फेडरेशन कहते हैं, वो जो संगठन थे वो पहले से जद्दोजहद में थे कि ये पुरानी पेंशन फिर से लागू हो जाए और नई पेंशन बंद हो जाए। लेकिन वो उन लोगों की अपनी मर्जी तक था कि वो जब चाहते थे उस मुद्दे को कहते थे, जब चाहते थे उसको छोड़ देते थे। कई सारे पॉइंट्स होते थे उनकी डिमांड्स के, उसमें से एक पॉइंट जो था वो ये भी होता था, वो कहीं ना कहीं वो 10वें, 8वें, 12वें नंबर पे, कहीं अगर उनकी 10 मांगे तो 10वें नंबर पर है। ये चीज़ मुझे खलती थी कि ये नई पेंशन का या पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये तो बड़ा अहम मुद्दा है, और ये कहीं ना कहीं पहले नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो भी नई भर्तियां हो रही हैं उन सबका ये फ्यूचर से जुड़ा हुआ मसला है। तो मैंने इस पर ध्यान दिया, और इसको मैंने सिर्फ इतना ज़रूर, इसमें एक मेरा काम है कि मैंने उस मुद्दे को ऊपर लाने के लिए कर्मचारियों की तरफ से आवाज़ उठाने की कोशिश की। ये कि मैंने ये लोगों को समझाया कि इसका जो है, आप अगर बैठकर इंतज़ार करेंगे कि हमारे लिए दूसरे लोग लड़ाई लड़ें, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, और अपने ही लोगों से, अपने ही मजदूर संगठनों से भी हमें डिमांड अपने आप करनी होगी। दूसरी बात यह है कि हम जिन लोगों को वोट देते हैं, सांसद हुए, विधायक हुए, इन लोगों को जब हम वोट देते हैं तो इन लोगों से जाकर भी हम खुद बात करें। ये मैंने लोगों को सिखाया, समझाया, बताया, लोग मेरे साथ जुड़ते चले गए। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये काम मैंने तब किया जब ये आइडिया किसी और के दिमाग में नहीं आया था। और 2014 के में लगभग मैंने अपना एक संगठन, सबसे पहला कार्यक्रम जो किया था वो 2014 में मैंने अपना एक संगठन फैक्ट्री के ही एक मैरिज हॉल में किया था, बाकायदा रजिस्टर्ड कराया, डिफेंस यूथ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, डाइवा के नाम से वो संगठन मैंने बनाया 2014 में। और उसके तरफ से, उसके बैनर के तले ये आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसमें आज आप जो है दिल्ली जंतर मंतर तक, फिर वो संघर्ष जो है वो बराबर चलता चला गया। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने कोशिश की कि एक नेशनल लेवल पे एक संगठन बने,
फिर हमने नेशनल पेंशन सिस्टम की बहाली के लिए NMOPS नाम से हमने एक संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बनाया, जिसकी शुरुआती जो 6-7 लोग होते हैं एक संगठन को बनाने के लिए, उसमें से मैं एक हूँ NMOPS में। लेकिन आज NMOPS एक बहुत बड़ा संगठन बन चुका है और उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हो गए और वो संगठन आगे बढ़ गया। अच्छा। वो ऐसे हाथों में चला गया कि उन्होंने अपने पुराने लोगों को दूर कर दिया और जो लोग नए लोग थे वो लोग उसमें उनको वो महत्व देते चले गए, वो लोग उससे जुड़े रहे, और जो पुराने लोग थे जो उसके फाउंडर थे उनको उन्होंने दूर कर दिया उससे। क्या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपने जो काम किया था वो एक जरूरत के तहत किया था, वो एक मजबूरी थी, और अब लोग उसे जो है राजनीति का नाम दे रहे हैं? नहीं, जब हमने पेंशन की लड़ाई लड़नी शुरू की थी तो हमारा मकसद जो था वो किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं था, नॉन पॉलिटिकल, और ना अपना मफाद था। आपकी टैगलाइन थी हाँ, नॉन, पॉलिटिकल। आज भी हम लिखते हैं उसमें गैर राजनीतिक संगठन इस तरह का। तो हमारी जो वो कोशिश थी वो सिर्फ ये थी कि जो भी हमारे कर्मचारी साथी आज तक भर्ती हुए हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल हो जाए और आने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए वो रास्ता जो है वो हमवार हो जाए। और उसमें ये नहीं था कि कहीं हम उसमें चमकेंगे या हम कोई बड़े नेता बन जाएंगे, लेकिन हमारे बाद जो लोग उस लाइन में जुड़े हैं, जो उस मूवमेंट में आगे बढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक नेता समझने लगे और एक बड़े नेता के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करने लगे। ये हमसे नहीं हो पाया, इसलिए हम उसमें पीछे होते चले गए। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है कि वो काम अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेकिन एक पहचान जो है उस नई पेंशन की लड़ाई से मुझे काफ़ी हद तक मिली और नेशनल लेवल पे मिली। लेकिन आपने जो आवाज़ उठाई थी उसमें आपको हाँ, लेकिन जो मेरे पुराने साथी हैं वो ये बात जानते हैं कि ये सबसे पहले आवाज़ उठाई किसने थी, ये कोशिश शुरू किसने की थी, ये सब जानते हैं। और आज भी मैं एक अच्छे नेशनल संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे उन्हीं दिनों के संघर्ष के एक साथी हैं मंजीत सिंह पटेल जी, दिल्ली में रहे हैं। तो उनका हमारा ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन नाम से संगठन वो चलाते हैं और मैं उसमें राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हूँ आज भी। तो और उसके अलावा जो हमारी फैक्ट्री की जो यूनियनशिप है उसमें मैं शुरू से एक्टिव रहा और आज भी एक यूनियन से जुड़ा हूँ, और जहाँ तक जितना भी कुछ हो सकता हो मैं करता हूँ आप लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए। एक जज्बा है कि हम लोगों का आहित ना होने दें और जहाँ तक हो सके वो मजदूरों के, कर्मचारियों के फेवर में जो भी हम कुछ कर सकते हो एक संगठन के तौर पे वो करते रहें। आप वो चिराग हैं जो सबको रोशनी दिखाते आए हैं और दिखा रहे हैं और लगातार एक ही लॉ पर जल रहे हैं। ये सब मेरे लिए कहना ठीक नहीं है, लेकिन मैं तो कह सकता हूँ क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है और आपका जो स्ट्रगल मैंने देखा है 2014 में जो आपका सबसे पहला कार्यक्रम था वहाँ मैं मौजूद था, तो मैंने जो आपकी जिद्दोजहद देखी है वो काबिल तारीफ है। ये तो सब प्रोफेशनल जिक्र है। अब मैं थोड़ा सा फैमिली की तरफ आता हूँ, पारिवारिक जिक्र करता हूँ। हमने जो अपने पॉडकास्ट की शुरुआत की, इसमें सबसे पहला पॉडकास्ट अपने वालिद मोहतरम जनाब अब्दुल कासिर साहब का किया, और उसकी वजह यही थी कि मुझे ये लगता है कि मुझे ऐसा कंटेंट रखना है कि मैं वो अपने वालिद के साथ भी कर सकूं, अपने बड़े भाई के साथ भी कर सकूं, अपनी बहनों को भी दिखा सकूं। और यही मेरा एक समाज को मैसेज है कि हमें कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं बनाना है जो चंद व्यूज के खातिर माहौल को खराब करे। बिल्कुल, बहुत या अच्छी, किसी से नजरें न मिला सके हम। अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने अपने इस पॉडकास्ट में जिक्र किया था और वो लोगों ने मुझसे काफ़ी सवाल किए उसके बारे में जो आपके बारे में नहीं जानते थे, मेरे दोस्त हैं, मेरे अजीज़ हैं, कि कौन सी औलाद, वो जो हमारे वालिद ने जिक्र किया था कि कौन सा बेटा है जो वो दूर है, उन्होंने कहा था। तो जैसे कि वालिदैन के लिए मुश्किल होता है क्योंकि आज हम लोग माशाल्लाह वालिदैन बन चुके हैं बच्चों के, तो कितना मुश्किल है बच्चों के लिए भी अपने वालिदैन से और अपने घर से दूर होना। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है वालिदैन से दूर होना, और सिर्फ वालिदैन से ही नहीं बल्कि मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़कर के कहना चाहूँगा, जो शायद मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं इस मामले में बड़ा अपने आप को कमज़ोर समझता हूँ कि जितने भी फैमिली से जुड़े हुए जो भी एहसास हैं या जो भी जज्बात हैं वो मैं कुछ इस तरह का रहा कि मैं उसको कभी कह नहीं पाया, एक्सप्रेस करने में, कहने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और बहुत सारे मौके जैसे कहते हैं ना कि मैं खुल के आंसुओं से रो भी नहीं पाता हूँ, ये जो भी कुछ महसूस करता हूँ सब दिल के अंदर ही रह जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वालिदैन से दूर रहना भी, न सिर्फ वालिदैन से दूर रहना बल्कि बहन भाइयों से दूर रहना वो भी एक मुश्किल बात है। तो वालिदैन के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो मेरे साथ ही रहें, लेकिन उनको इत्तेफाक ये है कि संभल में जो हमारा मकान है वो उससे और संभल के लोगों से और संभल जो उनके घर के आसपास के लोग हैं, मेल मोहब्बत के लोग हैं, उन सबसे उनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। उसने कहीं उसमें उन्होंने कहीं न कहीं जो चुना वो संभल को चुना, तो शाहजहाँपुर में रहना उन्होंने पसंद नहीं किया। तो फिर बाद में मुझे उनकी इस ख्वाहिश के आगे झुकना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, और उसमें मुझे मलाल बार-बार होता है कि वालिदैन जो साथ में रह सकते थे और अब जो हमारी परेशानी के दिन थे वो गुज़र चुके हैं। अब मैं चाहता था
कि भाई मैं जिस लायक भी हूँ कि अब उनको थोड़ा सा आराम दिया जाए, जो उन्होंने परेशानियां पहले उठाई हैं वो सारी परेशानियों का एक उनको जो है कहीं ना कहीं उसका भरपाई हो सके, उन परेशानियों की भरपाई हो जाए। तो वो मौका मुझे कम मिला। रहे तो वालिदैन मेरे साथ में, लेकिन बहुत कम कम वक्त के लिए रहे, और मैं उसे मैं ये कह सकता हूँ कि दिल मेरा पूरा भरा नहीं, वो कहीं ना कहीं मेरे जो है एक भूख एक प्यास मेरी रह गई। हम दो भाई यहाँ बैठे हों और वालदा का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो हमारी वालदा का आखिरी टाइम था, हम्म, शायद आप लोग इस बात को नहीं समझ पाए। अल्लाह आपके वालिदैन को सही सलामत रखे। उस दौर में हम दोनों साथ थे। अस्पताल में, हॉस्पिटल में जो भाग दौड़ थी,